ओके जी। सो मेरी आवाज़ आ रही होगी हमजा बिलाल आप दोनों को। जी सर, आ रही है। सो जी सर, आ रही है। ओके गुड। सो व्हाट्स न्यू, क्या चीज़ लेटेस्ट है? अभी ऑल गोइंग वेल? सर ठीक जा रहे हैं हालात फिलहाल तो। मैं कल ही वापस आया हूँ। अभी बस शायद हो सकता है फिर जाना पड़े। कोई खास अंदाज़ा नहीं है। सिचुएशन जिस तरफ जाएगी उस तरह से होगा। हम्म। सेम इधर ही है सर। ऐसे ही मतलब कोई ना कोई चीज़ पॉपअप हो जाती है जिसको फिर देखना पड़ता है, लेकिन मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक। एंड व्हाट अबाउट योर रिसर्च एक्टिविटीज? सर रिसर्च एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली हमारी साथ साथ चल रही हैं। और जैसे आपने बताया था कि एक हमने जो ब्रीफ देना था लास्ट 2 वीक्स में, तो वो भी सर प्रिपेयर किया हुआ है कि अगर हम आज टाइम हो तो आज ही दे दें, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड का पता नहीं है अवेलेबल होते हैं या नहीं होते। ठीक है, ठीक है। तो सेम है सर। ओके ओके ओके, नहीं, आई ट्राई टू टेक योर ब्रीफ टुडे बिकॉज आज का दिन भी इसी मकसद के लिए रखा हुआ है। वी हैव स्मॉल लिटिल कंटेंट लेफ्ट एंड देन वी कैन मूव ऑन टू दी कंसर्न थिंग्स जो आप बताना चाहते हो। So, okay, Yes. I think there are more people who have joined in. So, I've shared the presentation and let me finish off the remaining part from the same topic, that is the various unethical means which should be known to us. So, we discussed the multiple submission, we discussed the redundant publications, and then we discussed the plagiarism in detail. Now, coming on to the fourth thing, which is counted towards the unethical research, it is in unethical research itself, which means if somebody is working towards killing certain species, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधे हों, foliage, fauna, कुछ भी चीज़ जिससे जो आप नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हो, that is not allowed as per the Helsinki Declaration. It's an old declaration but it's still valid, और रिवाइज है 2000 के अंदर इसको रिवाइज किया गया। इसके अंदर all such research which try to disfigure or kill some living beings is not authorized to do. सो इनफैक्ट जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग के लोग होते हैं मोस्टली, उनकी इस तरह की रिसर्च कम ही होती है इस तरह की तरफ। तो आई एम श्योर नोबडी आउट ऑफ यू इज अफेक्टेड बाय दिस कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट इज द improper author contribution। ये भी एक टाइप ऑफ अनएथिकल वे ऑफ डीलिंग विद द रिसर्च है कि बाज लोग ऐसा करते हैं कि एक एक स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट को अपनी रिसर्च एक्टिविटीज में हिस्सा बना लेता है, और मतलब दे मेक अ टीम कि ओके जी, आई विल गेट यू पब्लिश इन माय वर्क, you get me published in your work. Or same is sometimes happening with the faculty members as well, that they have no direct contribution to the research work in any way towards its formulation, towards its guidance, towards its correction, but still they get part of the system. So that is considered as unethical. It should be considered by the authors themselves. So this is the thing which should be, which is the last thing towards the unethical thing. So जो point है इन सब के अंदर वो ये है कि because it's formal research, so formal research में we are supposed to reference everything. Because whatever we can find out, whatever we can cut paste from some source, that thing is also available to the tools as well. So जो tools हैं वो आपको trace कर सकते हैं, और accordingly then you are either shown towards the regular plagiarism or towards the AI plagiarism. लेकिन स्टिल जो है ना वो लोग चीटिंग करते हैं, जिसकी कुछ वजूहत जो हैं वो मद्देनजर रखनी चाहिए कि आइदर दे आर लेजी, या ज्यादा लेजी हैं, या बेवकूफ हैं, या सुस्त भी हैं और बेवकूफ भी हैं। सो अब अगर चीटिंग के लिए ये चीजें करते लोग इन वजूहात पे ही हैं, तो अगर आपके पास ये वजूहात पे कोई बंदा चीटिंग कर रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि एनी लेजी स्टूडेंट कैन नॉट बी बॉदर टू बी अ गुड चीट। और जो बेवकूफ स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने चालाक नहीं होते कि वो अच्छे चीट्स बन जाएं। तो अल्टीमेटली
अगर आप क्लेवर हैं और आप समझते हैं कि मैं अच्छी चीटिंग कर सकता हूं, तो दैट इज द ओनली थिंग यू कैन गेट अवे विद। अदरवाइज थिंग्स आर देयर टू चेक टू। सो पॉइंट ये है कि आइदर बिकम क्लेवर, और अगर आप सिर्फ एक सुस्त और बेवकूफ स्टूडेंट हैं तो फिर आप पकड़े जाएंगे, और अल्टीमेटली दैट वुड bring disrespect to all the people in the chain. So with this, we end the session. और आई थिंक एवरीथिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज कवर्ड, जो कि एक रिसर्च स्टूडेंट को देखना चाहिए, नॉट ओनली इन द मास्टर्स स्टडीज बस एज वेल एज इन द पीएचडी स्टडीज। सो इसके अलावा अगर कोई चीज़ आप लोगों के दिमाग में है जो आप समझते हैं पूछना चाहते हैं, तो वी कैन डिस्कस दैट। और अगर कोई चीज़ नहीं है तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप में से जो लोग आज अपने रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट कर सकें वो प्रेजेंटेशन दे दें। ये वीक और नेक्स्ट वीक जो है इट इज़ मेंट फॉर दी रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशंस, एंड देन इट वुड बी फॉलोड बाय योर पेपर, जो कि फॉर्मल होगा जिस तरह से हमारा मिड टर्म का एग्जाम था। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। जी, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। या सब ठीक है, ऑल क्लियर? यार मेरी तरफ से तो ऑल क्लियर है। ठीक है, चले। अगर इफ एवरीथिंग इज फाइन क्लियर, यू कैन स्टिल, यू हैव टाइम दिस वीक। इस वीक के अंदर आप लेक्चर्स को दोबारा एक दफ़ा स्क्रॉल कर लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों ने पूरे लेक्चर्स ना देखे हों, लेक्चर्स देख लें। समरीज जो है वो अपनी आप कंप्लीट कर लीजिए आज के दिन तक की, और शेयर इट विद दी क्लास सीआर, ताकि उसको मार्क कर लिया जाए। और अपने नोट्स जो है वो बना लें। पेपर जो है वो थोड़ा मैं बता दूं कि इट वुड बी द सेम नेचर पेपर, इट विल बी क्लोज बुक, क्लोज नोट्स, क्लोज इंटरनेट, but it would be conceptual. Whatever we have discussed, whatever we have talked of in the class, I'll ask the questions from the lectures. So slides को जरूर देखें, लेकिन शायद स्लाइड में से डायरेक्ट कोई सवाल नहीं आएगा। सवाल वही आएंगे जो हमने क्लास में बातें की हैं, डिस्कशंस की हैं, और जो हमने पंच लाइंस डिस्कस करते रहे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उनके अंदर से सवाल आएंगे। तो उनको ज़रूर आपने, यानी कहने का मतलब ये है कि लेक्चर्स लाजमी देखे हों, तो आई थिंक कि जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं या जो रेगुलर थे उनके लिए पेपर में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे और वो देखे बगैर सिर्फ स्लाइड्स के ऊपर अपना पेपर देना चाहेंगे, तो मैं इसको एडवाइस नहीं करूँगा कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि सिर्फ ऐसा करें। उसमें प्रोबेबली 70-80% तक पेपर जो है दे वुड नॉट बी एबल टू आंसर इफ दे आर जस्ट बैंकिंग ऑन द स्लाइड्स एंड हैव नॉट लिसन द लेक्चर्स। सो दिस इज माई एडवाइस फॉर द पेपर। बाकी अगर अभी आप अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आप में से कोई, लाइक बिलाल और हमजा वांटेड टू प्रेजेंट, सो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। लेट मी अलाउ यू फॉर द शेयरिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ओके जी, नाउ इट इज ओपन। सो आप में से जो अपना केस प्रेजेंट करना चाहता है, प्लीज गो अहेड। So, share the screen if visible. जी, विजिबल है। Sir, may I start, please? हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Hamza Rashid and Dr. Imran Shafi is my supervisor. Today I'll be presenting my thesis topic for the upcoming research. Initially, once I started the semester, my topic was more towards software cost estimation, only with regards to context-aware AI. But during the course of semester, once I consulted few people from the industry and from the academia, it was revealed that the topic was not very much maybe practical or not actionable. Hence, I a little bit changed the topic towards a blockchain, uh, as the blockchain is an upcoming field of the computer science also, and it has some gap available in the field of software cost estimation. Reason being that
the blockchain as a whole has not yet been studied very thoroughly in line with the software cost estimation. So I'll just give a brief overview starting from the introduction, because in the previous presentation, I did not cover the specifically related to the blockchain parts. So the difference between other software cost estimations and for the blockchain would be mainly related to the gas fees, audits, and platform shifts which are involved for the blockchain. Secondly, blockchain specific complexities are a little bit higher as compared to normal software cost estimation due to dynamic effort drivers. And thirdly, the research which I'm planning is to map blockchain parameters onto Kokomo 2, which is an already established framework for software cost estimation and will be enhanced through machine learning for better and accurate predictions. The motivation is on better planning, reduced budget overruns, and improved audit readiness. The word of audit readiness has been added to the motivation because blockchain is primarily dependent on audits. If the audit reports of blockchain, which is done in the later stage, is not good, then the specific blockchain developmental process is challenged. So if the audit readiness is improved, hence the overall framework improves. And the aspiration for this is to publish the work, adopt a tool, and patent if possible, with alignment of software development, sustainable development goal 9, which is fostering innovation, resilient infrastructure in blockchain software engineering. The problem statement mainly focuses on the inaccurate effort predictions, which lead to budget overruns and planning challenges in blockchain. And hence there is a need for practical optimized model that aligns traditional estimation with the representative of blockchain development. The research objectives have been tailored a bit in line with the blockchain because currently no comprehensive data sets are available which include code sizes, gas usages, and audit efforts, which definitely will be in line with Kokomo 2. Hence, the adaptation and calibration of Kokomo cost drivers to reflect blockchain development realities. Thirdly, validation of the model's accuracy against actual product outcomes, which will be attained through different resources, which we will cover in the later slides. And finally, to develop a prototype tool for practical and real-time effort estimation. Relevant journals and literatures, which I have already covered, are as flashed. This slide shows 4 articles which are from renowned journals. The first article is a bit older, but it is a very good article which was authored by Barry Boehm, who is the inventor of Kokomo 2 model. Remaining articles are more related to blockchain. Then these are the conference papers which shed some light on the already existing methodologies which have been used in the industry currently. This is a very basic understanding methodology of the methodology which I will try to adopt. I have tried to conclude it in a diagram, a flow chart, starting from the top layer, which shows blockchain project in pink color, and it is further divided into 3 stages, which is code base, smart contract, and audit reports. These will be the 3 main stages from which data will be accrued. The code base, the leftmost on second layer, will be accrued from GitHub. The smart contracts in the middle will be accrued from Etherscan, and audit reports and tool will be attained from MythX and Certora. The third layer then further clarifies that what will be obtained from the GitHub in the leftmost column is the technical matrix, the line of codes, commits, and churns. In the smart contracts domain, from the Etherscan,
gas matrix, average transactions, costs, and complexities will be obtained. Similarly, in the rightmost column from the audit reports, security metrics, bugs, and foreign proofs will be obtained. Once all this data has been obtained and cleaned, it will then be mapped as per the COCOMO 2 matrices to map an engine. And further, the cost driver will be adjusted. I have just mentioned two cost drivers, which are reliability and complexity, and there are 22 other cost drivers also. Then once having obtained those will be calculated to obtain the blockchain cost, and after estimator tool will be or API will be developed. And furthermore, prediction of development cost and time will be materialized. I have tabulated a few methodologies which have been covered already in the journal and papers, namely Etherscan, Consensus System, BlockSim, Zang Prediction, and Deep COCOMO. The first four are mainly related to blockchain. The last one is typical COCOMO model. There are a few shortcomings of these models which have contributed to my gap. The first Etherscan ignores audit efforts and team skills. The consensus survey is self-reporting, lacks objective metrics. BlockSim is not predictive of development effort as a wholesome model. Zang prediction ignores team and process variables, and the deep COCOMO does not have any blockchain specific calibrations. So all these shortcomings have been considered to make a better model. To conclude all this, I have prepared a Gantt chart uh, spanning for 12 months or 1 year, starting once the project is approved, the thesis title is approved by the GSRMC. In the first 2 months after approval, it is mainly towards finalization, fine-tuning, and literature improvement. And the first major step will be in the third row highlighted in red is data collection and methodology, which will actually kickstart the research. Then following on to mapping finalization, in the fifth step is first publication submission, which will be concluded in 4 months duration, and its work will start in the very first month. Then after model calibration, tool prototype development will be done, which is likely to complete in a period of 6 months, followed by validation, preliminary testing, and second publication submission, which is likely to conclude in 7 months. Then model refinement, followed by thesis chapter writings and grant application, which will complete in 9 months. Then tool final packaging adjustments, followed by patent and copyright application, again in 9 months. Thesis compilation in 10 months, followed by third publication and defense preparation, which is likely to conclude in 12 months. Although the time available with a PhD student for research is 2 years, but deliberately I have tried to map it in 12 months so that even if it spills over, I'm able to conclude my task in this stipulated time period. Coming over to the expected outcomes of out of this research are prototype AI modeling for blockchain cost estimation, as already discussed, industry collaboration, high impact publication and patent filing, which will be definitely conditional if I'm able to achieve that standard, and then scalable framework for software project management. So that's all from my side. Thank you very much. अच्छा ठीक है हमजा, गुड प्रेजेंटेशन। इसमें कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं। Sir, मतलब यू हैव ब्रॉट इन ब्लॉकचेन वन फाइन मॉर्निंग, इसकी sir. क्या वजह है? एकदम ब्लॉकचेन बीच में कैसे आ गया? सर ये ऐसे आया कि पहले कॉन्टेक्स्ट अवेयर की बातचीत आपसे लास्ट हुई थी, और उसके ऊपर मैंने वो जो आपने मुझे सर का बताया था, सर तैमूर टेरा डाटा, उनसे भी बात हुई, एक दो और लोगों से भी बात हुई। उसमें शॉर्टकमिंग ये आ रही थी कि उसका जो डेटा है वो इतने अच्छे तरीके से एक तो अवेलेबल नहीं होगा, इवन इफ आई ट्राई टू स्ट्रक्चर दी डेटा, तो वो उस लेवल पे अचीवेबल नहीं हो पाएगा कि उसको मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं या मीनिंगफुल आउटकम्स हासिल कर सकूं। हम्म। और अगर मैं हासिल कर भी लेता हूँ तो उसकी ऑलरेडी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर उसकी एप्लीकेशन भी उस तरीके से नहीं है। टेराडाटा से भी यही पता चला था कि उसकी इंडस्ट्री के अंदर उस तरीके से एप्लीकेशन नहीं है। ब्लॉकचेन पे आने की रीज़न ये थी कि ब्लॉकचेन मेरे एक जानने वाले रिसर्चर हैं, हु इज़
करंटली डूइंग पीएचडी, और वो ब्लॉकचेन से ही रिलेटेड कुछ काम कर रहे थे, तो उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई। तो ही टोल्ड मी सम शॉर्टकमिंग्स अबाउट द ब्लॉकचेन। ऑल्दो दुनिया इसको बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर रही है, इसकी इम्यूटेबिलिटी भी है और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन जो इसकी एक शॉर्टकमिंग है वो ये है कि इसको एज अ होलसम पैकेज इसकी कॉस्ट के ऊपर अभी तक उस तरीके से अच्छा काम नहीं हुआ। इसके मॉड्यूल्स के ऊपर तो काम हुआ है, लेकिन जो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, इसकी कंप्यूटेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको ओवरलुक कर रहे हैं, इंडस्ट्री उसको ओवरलुक कर रही है। तो आई थॉट कि अगर इसको भी, इस डोमेन को भी अगर लाया जाए रिसर्च के अंदर, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो इसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट है उसको किसी हद तक नीचे लाने की बातचीत की जा सके, एंड इट माइट प्रूव फ्रूटफुल फॉर द अपकमिंग रिसर्च ऑल्सो सर। आप ब्लॉकचेन को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो? आर यू ट्राइंग टू सर यूज इट फॉर द सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन सर एज इसके अंदर सर, सर सर मतलब is it would it be used for software cost estimation? You are trying to do something else, यानी ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन में आप कोकोमो 2 के साथ कैसे मिक्स करना चाह रहे हो क्या? व्हाट इज दी सर दैट इज नॉट क्लियर फ्रॉम व्हाट यू जस्ट गिव दी एक्सप्लेनेशन। एटलीस्ट सर ठीक है मुझे सर। समझ नहीं आई। सर ब्लॉकचेन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। ब्लॉकचेन की सर जो ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर, लेट से ईथर स्कैन है, तो ईथर स्कैन की जो ऑडिट रिपोर्ट आती है उसके अंदर उसकी शॉर्टकमिंग्स होती हैं कि जब ये ईथर स्कैन की डेवलपमेंट हो रही थी या जब ये यूज़ किया गया तो उसमें फलां फलां टाइम के ऊपर ये इश्यूज आए थे। हाँ। वो जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो पब्लिक होती हैं। इसी तरह जो गिट हब के ऊपर जो रिपोजिटरीज हैं, जो कोडर्स हैं, वो जब इसको बनाते हैं तो जो इनकी कमेंट्स होती हैं उनके अंदर इनके इश्यूज मेंशन किए जाते हैं, लेकिन उनको किसी एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म के ऊपर उस तरीके से चैनलाइज करके एड्रेस नहीं किया जाता कि अगर हमारे डेवलपमेंट के थ्रू ड्यूरिंग ये इश्यूज आए थे तो इन्होंने हमारी कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला, क्या इनको कम किया जा सकता था, या ये कौन सा, इसको किस चैनल के अंदर डाला जाए तो ये इसको कंपार्टमेंटाइज करके हम एड्रेस कर सकते हैं। इसी तरह जो ऑडिट रिपोर्ट आती है वो एक, जब अगर ईथर स्कैन की आई है या किसी और फर्म की आई है तो वो उनके पास तो जाती है, लेकिन उसको किसी एक कंपार्टमेंट में डाल के एड्रेस नहीं किया जाता। वो सिर्फ उस कंपनी का एक पर्सनल पर्सनल मैटर बन जाता है। व्हाट आई वांट इज के उनको जो कोकोमो 2 के 22 वेरिएबल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड करके और उनके एड्रेसल के लिए एक प्रोसीजर बनाया जाए कि अगर एक चीज़ थी उसने इतनी कॉस्ट दी जो कि ओवरवेलमिंग थी, या उसको रिड्यूस किया जा सकता था, या उसकी वजह से इश्यूज आए, तो उनको हम इस हेड के अंडर एड्रेस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई विल ट्राई टू एड्रेस सर। अच्छा देखिए, जितना मुझे ब्लॉकचेन का पता है ना, ये तो प्राइमरली एक डिजिटल लेजर के पर्सपेक्टिव से इसको समझा जाता है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड जी सर ऐसे ही डिजिटल है। लेजर है जो कि ट्रांजैक्शंस बिल्कुल का ऐसे ही है। रिकॉर्ड रखता है। मुझे अभी भी टू सर बी ऐसे ही है। फ्रैंक आपकी बात लिंक नहीं कर पा रहा मैं कोकोमो 2 और ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी विच which basically keep a digital ledger for some of the transactions. सर Cocomo 2 is the software cost estimation model. सर ठीक है। अब आप इसको कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे? ब्लॉकचेन तो आपको एक लेजर दे रहा है, उसका एक प्रोसेस सर डिफाइन कर रहा है कि वो किस तरीके से डिसेंट्रलाइज तौर पे मेंटेन होगा। सर ऐसे अब ही है। आप मुझे जरा अगर ये बता सको कि जी आप जो सॉफ्टवेयर जिसको आप लेके चल रहे हो उसमें ब्लॉकचेन कहाँ पे आएगी, पहले तो ये एक्सप्लेन करो। वेयर यू आर सीइंग द सर ब्लॉकचेन इन अ सॉफ्टवेयर एंड देन वेयर यू आर सीइंग द कोकोमो 2 इन दैट इंटायर चेन ऑफ ब्लॉकचेन एंड सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। सर बिल्कुल ठीक है सर। ये जो अभी मैंने स्लाइड ओपन की हुई है मेथोडोलॉजी वाली, इसके अगर हम रिफर करते हैं तो इसके अंदर मैंने टू सिंप्लीफाई इट ये तीन मैंने जो लेयर 2 है इसमें तीन चीज़ें शो की हैं। कोड बेस है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एक ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। इसके अंदर सर जो लेफ्ट मोस्ट है उसमें गिटहब है, सेंट्रल के अंदर ईथर स्कैन लिखा हुआ है, राइट के ऊपर मिथेक्स लिखा हुआ है। ये सर डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का डाटा नोट करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं जब ब्लॉकचेन डेवलप हो रहा हो, ब्लॉकचेन का कोई भी मॉड्यूल डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, मुझे वो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल आप नाम लेना किससे ये ब्लॉकचेन का एक प्रोजेक्ट जो है जिसके अंदर ये चीज यूज होगी, से गिव मी अ नेम कि जी एक कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन मॉडल है या कोई चीज है। सर हाउ इज इट? मतलब सर अभी ये सारा मुझे ना वो थियोरेटिकल नजर आ रहा है इधर से चीजें। सर यूनिस्वैप एक फाइनेंशियल मॉडल है, हाँ। जिसका मैंने आपको एक वन पेजर भी शेयर किया था सर। ठीक है। यूनिस्वैप की मैंने गिटहब की रिपोजिटरी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट और उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स
ये पब्लिकली अवेलेबल थे, मैं डाउनलोड ठीक। किए उनको, मैंने पढ़ा। ठीक। उसके अंदर जो यूनिस्वैप के अंदर जो उसकी कोडिंग की जो ड्यूरेशंस हैं वो सारी गेटहब के ऊपर मेंशन है, उसके अंदर क्या डिफिकल्टीज आई वो सारी मेंशन है। क्योंकि जो हमारा कोकोमो मॉडल है वो, उसके अंदर जो 22 वेरिएबल्स हैं वो दे दोज आर ओनली रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। सही। तो जो हमारी यूनिसेफ की जो मैंने स्टडी की तो उसके अंदर डिफिकल्टी सिर्फ ये थी कि जो भी ब्लॉकचेन डेवलप होती है मुझे उसकी डेवलपमेंटल जो प्रोसीजर है उसकी जो ड्यूरेशन है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, रिलायबिलिटी है, जो उसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, उनको जो डिफिकल्टीज फेस हुई हैं वो डाटा अवेलेबल होगा तो आई विल बी पॉसिबल इट विल बी पॉसिबल फॉर मी टू एलिवेट द कॉस्ट ऑफ दैट ब्लॉकचेन मॉड्यूल स्पेसिफिकली। ठीक है। तो उसको एक्सेस करने के लिए मैंने जो यूनिस्वैप की गिटहब रिपॉजिटरी है और जो उसका ईथरस्कैन की ऑडिट रिपोर्ट्स जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वो भी पब्लिकली अवेलेबल हैं उनको स्टडी करके तो उससे मैंने कुछ डेटा अक्रू करके किसी हद तक उसको मैंने मैप किया। सर्टेनली मैंने अभी तक उसका पूरा कोई मॉडल तो क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसको मैं इस हद तक समझ पाया हूँ कि आई विल बी एबल टू डिवाइड इट इनटू दोज 22 फैक्टर्स जो कोकोमो की कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। करेंटली दोज आर नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म जो कोकोमो 2 के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो डेटा अवेलेबल है उसको क्लीन करके, उसको एडजस्ट करके आई विल बी एबल टू डिवाइड इट इनटू दोज 22 वेरिएबल्स जो कोकोमो 2 एक्सेप्ट कर सकता है। ओके। To cut the story short, you are trying to estimate the cost of a software developed for a blockchain technology. एग्जैक्टली सर। ओके। सो अच्छा, चलें, ये चीज़ ठीक होगी। अब इसमें व्हाट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट यू हैव नेवर डिस्कस्ड इन योर लिटरेचर रिव्यू के? ओके, दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट। आपने जो पेपर्स मुझे उधर दिखाए सर उसमें ये आपका अपना पेपर है। एक बेसिक कोकोमो 2 सर मॉडल है 1995 का, अगेन वेरी ओल्ड मॉडल। इसके बाद इसकी बहुत सारी वेरिएशंस आई हुई हैं। मेरे ख्याल में सर कोकोमो 2 जो है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द लेटेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। देयर आर मेनी अदर लेटेस्ट अप्रोचेस जो कि यूज़ होती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जी इधर ये पार्ट मिसिंग है आपकी इस प्रेजेंटेशन में, तो वो कैसे कवर करते हैं आप? सर वो ऐसे कवर करते हैं कि ये जो मैंने अभी स्लाइड ओपन की हुई है कंपैरेटिव मेथोडोलॉजीज की, ये डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन को पहले कैलकुलेट करने की या उनकी कॉस्ट एस्टिमेट करने की कोशिश की है, और ये भी अच्छी एफर्ट्स हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, वो इस तरह की शॉर्टकमिंग्स थी कि किसी ने भी उसके अंदर होलसम पूरे पूरे एज अ पैकेज नहीं उठाया। किसी ने सिर्फ गैस कॉस्ट पे बात की है, किसी ने सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट्स की बात की है, किसी ने टीम्स की बात नहीं की, जो उसके अंदर एनालिस्ट इन्वॉल्व थे उनकी बात नहीं की, जो कि मैंने आगे शॉर्टकमिंग्स वाले कॉलम में मेंशन भी किया हुआ है। तो हम्म। व्हाट आई विल ट्राई इज कि मैं जो एक होलसम पिक्चर है वो देने की कोशिश करूं, और कोकोमो को भी अडॉप्ट करने की द ओनली रीजन इज कि कोकोमो इन सारे जो मेजर पांच हैं, जो एक उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो पांच चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक जो कोडर होता है हिमसेल्फ, जो एक उसकी प्रोडक्ट होती है, वो जो जिस चीज के थ्रू आप डेवलप कर रहे हैं वो सारे चीजों को होलसम डेवलप करता है। इस तरह का कोई, ऑल्दो इट इज वेरी ओल्ड, लेकिन इट इज एन एस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम और एस्टेब्लिश मेथोडोलॉजी टू एस्टिमेट द कॉस्ट। मैंने इससे बेहतर भी सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स को स्टडी करने की कोशिश की है, लेकिन लिटरेचर के अंदर दिस इज द मोस्ट कंप्लीट अवेलेबल मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। दैट इज द रीजन कि सर मैं अगेन आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिस। ओके, नहीं ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस तो ठीक है इस मॉडल की, वो तो इस्टेब्लिश्ड है कि इट इज़ वन ऑफ द बेटर मॉडल। बट इसकी जो सर वेरिएशंस हैं उन पे एक ज़रूर नज़र डालिएगा। नंबर टू, एक चीज़ जो आप यहाँ मेंशन कर रहे हो ना कि इनमें इंडिविजुअल कुछ काम हुए हुए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव काम नहीं हुआ हुआ, तो ये याद रखो कि जितने रिसर्च पेपर जो लिखते हैं ना, तो वो किसी एक पहलू को ही फोकस करके लिखा जाता है। तो हो सकता है कि जो आप पहला स्टडी टूल बता रहे हो उसने कहीं एक जगह पे इसको नहीं कंसिडर किया, किसी और रिसर्च पेपर में जाके उसने ऑडिट एफर्ट्स को, टीम स्किल को कंसिडर कर लिया। तो बिकॉज रिसर्च पेपर्स आर नेवर अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट, इट्स ऑलवेज अ पार्शियल डॉक्यूमेंट। पीपल सर राइट मल्टीपल पेपर्स फ्रॉम वन एफर्ट,
विच दे डू कॉम्प्रिहेंसिवली। लाइक आप जब रिसर्च करेंगे तो आप जैसा से कह रहे हैं ना कि मैं 5 चीजें कंसिडर करूंगा, तो आप 5 पेपर्स लिख सकते हैं उनके ऊपर अलग अलग, अगर आपने सिग्निफिकेंट काम किया है। तो ये एक पहलू सर ध्यान में रखो। नंबर 2 ये कि स्टिल आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि स्टेट ऑफ द आर्ट टूल कौन सा है, विच सर इज ब्लॉक सिम, ब्लॉक ब्लॉक सिम सर, ये जो सिम। नंबर 3 पे ब्लॉक मेंशन सिम है। जो है, जी ओके, सर। सो ये आप सर इसको इसको आप एज अ टारगेट सामने रखोगे कि जो ये काम कर रहा है, आप कोशिश करेंगे कि इससे इम्प्रूव परफॉर्मेंस के ऊपर जाएं और इसके कंपैटिबल एक टूल डेवलप कर पाएं जो कि आपको सिमिलर या इससे बेहतर रिजल्ट्स दे। दिस इज सर वन। दिस इज व्हाट आई विल ट्राई सर, दिस इज व्हाट आई विल ट्राई, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस जरूर ये है क्योंकि जो ब्लॉक सिम है वो रन टाइम पे काम कर रहा होता है। ठीक है। और जी सर, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आएगा, लेकिन नहीं अगेन वो जो ठीक भी है, वो इसके अंदर वो भी डिफरेंस। अगेन उसका जवाब ये है, देखो ब्लॉक सिम तो प्राइमरली किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने डेवलप किया होगा ना, किसी जी सर ऐसे ही है। ऑर्गेनाइजेशन ने किया होगा, तो उनसे पहले उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, इसकी इफेक्टिवनेस स्टेब्लिश की होगी, और फिर अल्टीमेटली कुछ फंडिंग लेके एक स्टार्टअप शुरू करके उन्होंने काम किया होगा। तो दैट दैट स्टेज इज ऑलवेज द सेकंड स्टेज। आपकी भी वो स्टेज उसके बाद ही आनी है, पहले नहीं आनी है। नोबडी वुड एक्सपेक्ट कि जी आप ब्लॉक सिम के बिल्कुल इक्विटेबल कोई मॉडल जो है वो बना लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि यू सर वुड बी हैविंग ऑल दी ग्राउंड वर्क रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज, विच इज टू ऑब्टेन फंडिंग एंड देन डेवलप इट टू सम एक्सटेंट। प्रोबेबली एक लैब वर्जन शायद आप ड्यूरिंग द रिसर्च भी कर लो। सर सर ऐसे ही सर। जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर आवाज। हाँ, तो लेकिन ये कि आई अंडरस्टैंड दैट वुड टेक सम टाइम, बट ये कि इनमें आप इनके, अगर मैं ब्लॉक सिम का कोई टाइम पीरियड पूछूं, आपने यहाँ पे कोई इनके वो ईयर्स मेंशन नहीं किए हुए कि किस जमाने सर का ये काम है। सर ये ब्लॉक सिम तो सर, ब्लॉक सिम तो लेटेस्ट है, अभी तो इस पे काम हो भी रहा है 2023 में, तो मैं फर्दर से उसको ऐड भी कर दूंगा सर। ठीक है, ठीक है, चले, ठीक है। इट सीम्स गुड टू मी टू वर्क इन दिस डायरेक्शन। थोड़ा सा इसको एक सर दफा दोबारा भी आप इवेलुएट कर लो। हु इज योर सर कोलीग जो कि ब्लॉकचेन में काम कर रहा है, जिन्होंने आपको इस डायरेक्शन में जो है थोड़ा सा गाइड किया? सर मेरा एक पुराना क्लास फेलो है, हु हैज गॉन अब्रॉड, पीएचडी उसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, इटली में है, एंड ही इज नाउ ट्राइंग टू गेट सम एडमिशन इन पोस्ट डॉक। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, उन्होंने काम इस तरफ किया, ठीक है। नहीं, जी इट्स अ गुड सर। एरिया टू वर्क ऑन, और इसमें आप अगेन जो दुनिया अभी जो के जा रही है टुवर्ड्स द डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो इट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर डायरेक्शन विद सर्टन अल्टरेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। और मेरे ख्याल में इसमें आप जो मशीन लर्निंग को भी लेकर आ रहे हो, तो वो भी एक डायरेक्शन इसके अंदर बन जाती है। तो आई थिंक सर वो ठीक। लास्ट पे आएगी। सर हाँ। ऐसे ही है सर। हाँ, तो आई थिंक ठीक, बट ये कि जरा इवैल्यूएशन कुछ चीज़ों की दोबारा भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, ताकि आप स्टार्ट हमेशा ठीक करें। टाइम कंप्लीट हो जाता है काम, आपने फोकस इस पे नहीं रखना कि मैं 1 साल में कर लूँ या 1.5 साल में कर लूँ, आपने फोकस चीज़ पे रखना है कि आपका स्टार्ट ठीक हो। सो यू कैन टेक सर टाइम टू डिसाइड अबाउट द राइट एम्स एंड राइट टारगेट्स, सर इंस्टेड सर ऑफ बिल्कुल ठीक दोज है। थिंग्स के जो बाद में आपको परेशान करें। तो यू मे टेक अ बिट मोर टाइम टू स्टार्ट। सर डू नॉट हरी एंड डू नॉट ट्राई टू बी से के उसमें आपने ना बेचैनी शो नहीं करनी कि बस जल्दी से शुरू कर दूं। टेक योर सर टाइम, बिल्कुल आप ठीक और है। बिलाल दोनों डिसाइड सर द राइट टॉपिक विद द राइट ऑब्जेक्टिव्स, सो दैट लेटर ऑन देयर इज नो इशू विद यू। सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ठीक है जी, ओके, गुड वर्क, थैंक यू। सर थैंक यू सर, थैंक यू। सर अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर, जी करें, ताकि आगे कंटिन्यू। करें। सर ये विजिबल है स्क्रीन शेयर जो है? जी विजिबल है। सर हम ऐसा करते हैं, अगर ये दोबारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि ओनली 5 मिनट्स आर रिमेनिंग। ठीक इस है, तरीके से फिर दोबारा आप। दोबारा कर लें, दोबारा कर लें, मैं इसको एंड कर देता हूँ। सर